एक नए गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो असल में इतनी हैरत अंगेज है। कि अगर ये किसी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट होती तो शायद कोई यकीन नहीं करता। सही बात है, लोग कहते कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो आज की इस चर्चा में हम एब्राहम लिंकन के कार्यकाल के शुरुआती दौर पर बात करने वाले हैं, यानी जो अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत थी। और इस पूरी चर्चा का आधार एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है, एदा एम तारबल की लिखी मशहूर किताब द लाइफ ऑफ एब्राहम लिंकन वॉल्यूम 2। बिल्कुल। आमतौर पर ना जब हम लिंकन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक शांत और महान राष्ट्रपति की छवि आती है ना। एक ऐसा नेता जिसने देश को एकजुट रखा और दास प्रथा यानी स्लेवरी को खत्म किया। पर इस किताब ने जो सच्चाई उभारी है वो एक ऐसी आम इंसान की कहानी है जिसने असंभव दबाव झेला, अपने ही मंत्रियों के धोखे सहे और एक बहुत ही गहरे निजी शोक का सामना भी किया। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि एक नेता ऐसे भयंकर तनाव में फैसले कैसे लेता है। हाँ, क्योंकि सोचिए ना, जैसे आज दुनिया एक महान नेता मानती है, उन्होंने शुरुआत में अपने ही लोगों से कितना अपमान सहा। इनॉग्रेशन के दिन छतों पर तैनात राइफलमैन से लेकर नए हथियारों को खुद टेस्ट करने और पत्नियों के गुस्से का सामना करने तक की कहानी है ये लिंकन की ऐसी छवि है जो आमतौर पर किताबों में छिप जाती है। देखिए, जब पूरा देश अस्तित्व के संकट से गुजर रहा हो, देश के दो टुकड़े होने की कगार पर हो, तब एक राष्ट्रपति कैसे काम करता है ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बात शुरू करते हैं 4 मार्च 1861 के उस दिन से, जब लिंकन शपथ लेने वाले थे। किताब बताती है कि वॉशिंगटन का माहौल पूरी तरह बदल हुआ था। माहौल सच में किसी छावनी जैसा था, या यूं कहें कि किसी युद्ध क्षेत्र जैसा। देश में तनाव इतना ज्यादा था और लिंकन की जान को इतना खतरा था कि गलियों में सेना तैनात थी। एक राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में खुशी और जश्न होना चाहिए, लेकिन मैंने पढ़ा कि कैपिटल बिल्डिंग के आसपास की छतों पर निशानेबाज बैठे थे, शार्प शूटर्स। हाँ, जिनकी बंदूकों का रुख भीड़ की तरफ था। और सुरक्षा की वजह से ही लिंकन को एक लकड़ी के टनल के जरिए बिल्डिंग में ले जाया गया था। एक नए नेता के लिए अपना कार्यकाल शुरू करने का इससे ज्यादा भयंकर तरीका क्या हो सकता है? ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस इतने तनावपूर्ण माहौल में भी शपथ लेते वक्त एक बहुत ही अजीब और यादगार किस्सा हुआ था उनकी हैट को लेकर। हाँ, सिल्क हैट वाला किस्सा। ये एक बहुत ही शांति भरा पल था। जब लिंकन शपथ लेने आए तो उनके हाथ में उनकी हैट थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसको कहाँ रखें। वहां जगह नहीं थी शायद। बिल्कुल जगह नहीं थी। तभी भीड़ में से उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी आगे आए, स्टीफन ए डगलस, जिन्होंने चुनाव में उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। अरे वाह! उन्होंने आगे बढ़कर लिंकन की हैट पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए तो कम से कम उनकी हैट तो पकड़ ही सकते हैं। क्या बात है! ये एक छोटा सा व्यंग्य था, लेकिन इसने साफ संदेश दिया कि जब देश टूट रहा हो तो विरोधी भी राष्ट्रीय एकता के लिए आगे आ सकते हैं। और इसके बाद आता है उनका इनॉग्रल एड्रेस। हाँ, जिसमें लिंकन ने साफ कहा कि वो वहां स्लेवरी में दखल नहीं देंगे जहां वो पहले से हैं, पर सरकारी संपत्ति को हर हाल में बचाकर रखेंगे। पर मुझे इस घमासान में सबसे दिलचस्प किस्सा लगा उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सुवर्ट के बारे में। सुवर्ट ने उनके भाषण को बदलने की कोशिश की थी ना। सिर्फ भाषण नहीं, सीवर्ट को लिखता था कि वो ही पूरे देश और एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं। उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से को बदलने का सुझाव दिया, जिसे लिंकन ने अपने काव्यात्मक अंदाज में बदलकर पेश किया। पर बात यहां रुकी नहीं। 1 अप्रैल को सीवर्ट ने लिंकन को एक मेमो भेजा, जिसका नाम था सम थॉट्स फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, है ना। राष्ट्रपति बनने के 1 महीने के अंदर ही उनके मंत्री ने उन्हें मेमो भेज दिया। उसमें था क्या आखिर? उस मेमो में सीवर्ट ने यहां तक कह दिया कि ध्यान भटकाने के लिए यूरोप के खिलाफ युद्ध घोषित कर देना चाहिए, स्पेन और फ्रांस के खिलाफ, और पूरा कंट्रोल उन्हें यानी सीवर्ट को दे देना चाहिए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी और नेता के सामने अगर उसका अपना मंत्री ऐसी बगावत करे तो उसे निकाल दिया जाता। मैं हैरान हूं कि लिंकन ने इस पर क्या रिएक्ट किया होगा। उन्होंने गुस्सा होने के बजाय बहुत शांति और दृढ़ता से जवाब दिया। उन्होंने साफ लिखा कि पॉलिसी तय करने और देश चलाने का काम प्रेसिडेंट का है, किसी और का नहीं। पर क्या उन्होंने इस बात पर बवाल नहीं मचाया? यही तो उनकी महानता थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि लिंकन ने इस मेमो और अपने जवाब को पूरी तरह गुप्त रखा ताकि सीवर्ट की बेइज्जती ना हो। लिंकन जानते थे कि देश को उनकी जरूरत है। कमाल की समझदारी थी ये। और ठीक इसी दौरान
फोर्ट समटर का संकट आकर खड़ा हो गया था, जहां मेजर एंडरसन फंसे हुए थे और उनके पास खाना खत्म हो रहा था। लिंकन ने दबाव के बावजूद वहां राशन भेजने का फैसला किया, जिसके नतीजे में साउथ ने हमला कर दिया और सिविल वॉर औपचारिक रूप से शुरू हो गया। और युद्ध शुरू होते ही वॉशिंगटन का हाल बेहद डरा देने वाला हो गया। फोर्ट समटर के बाद लिंकन ने 75,000 सेना की मांग की। जवाब तो जबरदस्त आया, लेकिन वॉशिंगटन पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था। क्योंकि मैरीलैंड में बाल्टीमोर के लोग सेना के खिलाफ थे। उन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ दी और टेलीग्राफ लाइंस काट दी। वॉशिंगटन में लग रहा था कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। मैं सोच रही हूँ उस वक्त राष्ट्रपति अकेले में कितने गुस्से और बेबसी में होंगे। वो कहते थे ना कि व्हाई डोंट दे कम, वो आ क्यों नहीं रहे। आखिर में जब 7th न्यूयॉर्क रेजिमेंट आई, तब जाकर शांति मिली। सच में? पर इन भारी तनाव के वक्त में भी लिंकन का एक आम इंसान वाला रूप बहुत उभर कर आता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक दिन जब उन्हें नई राइफल्स टेस्ट करनी थी, तो वो किसी जनरल को नहीं बल्कि एक क्लर्क को अपने साथ लॉन में ले गए। उन्होंने खुद लकड़ी से एक साइट बनाकर राइफल पर लगाई और 14 में से 12 निशाने बिल्कुल सही लगाए। उनका ये तकनीक को लेकर उत्साह बड़ा अजीब और मजेदार था। उन्होंने आसमान में गुब्बारा भेजकर वहां से टेलीग्राफ मैसेज रिसीव करने का भी पहला सफल प्रयोग किया। वो रोज वॉर डिपार्टमेंट के टेलीग्राफ ऑफिस जाते थे। हाँ, टेलीग्राफ ऑफिस के किस्से तो बहुत मशहूर है। एक बार रास्ते में उन्होंने कंकर उठाया और अपने साथ चल रहे लोगों के साथ उसको ठोकर मारते हुए आगे बढ़ाने का खेल शुरू कर दिया। फॉलिंग्स खेलते थे वो और जीतने पर बच्चों जैसी खुशी मनाते थे। और जो टेलीग्राफ ऑफिस में मैसेज पढ़ते वक्त उनका बैठने का तरीका भी बहुत अजीब था। एक चेयर पर बैठकर पैर जमीन पर खींचते थे। एक बार जब उन्होंने सारे नए मैसेजेस पढ़ लिए तो उन्होंने कहा, वेल आई गेस आई हैव गॉट डाउन टू द रेजन्स। डाउन टू द रेजन्स मतलब किसमिस तक पहुंच गए? इसका आखिर मतलब क्या था? इसका मतलब बताते हुए उन्होंने वहां बैठे ऑपरेटर्स को एक बच्ची की कहानी सुनाई जिसने बहुत सारी मिठाई और किसमिस खा ली थी, और उल्टी आने पर जब किसमिस निकले तो बच्ची ने कहा, अब सब ठीक होगा। अरे बाप रे, ये कैसा मजाक था? लिंकन का ये तरीका था ये बताने का कि उन्होंने नए और मुश्किल मैसेजेस खत्म कर लिए हैं और अब पुराने और आसान मैसेजेस पर आ गए हैं। उनका ह्यूमर ऐसे ही तनाव को कम करता था। पर जहां एक तरफ ये आम रूप था, दूसरी तरफ उन्हें अपने ही जिद्दी जनरल से लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, जैसे वेस्ट में जनरल फ्रीमॉन्ट का केस। जनरल फ्रीमॉन्टे शासन में अपनी ही मर्जी चलाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि उनके विपक्षियों के सारे स्लेव्स आजाद हैं। लिंकन जानते थे कि इससे बॉर्डर स्टेट्स नाराज हो जाएंगे और यूनियन छोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने फ्रीमॉन्ट को ऑर्डर वापस लेने को कहा। और इस पर जो बवाल हुआ ना, फ्रीमॉन्ट की पत्नी आधी रात को वॉशिंगटन आकर लिंकन से झगड़ने लगी थी। जेसी बेंटन फ्रीमॉन्ट सच में राष्ट्रपति से भिड़ गई थी, इसलिए फ्रीमॉन्ट को उनके पद से हटाने का ऑर्डर भेजना किसी स्पाई थ्रिलर जैसा बन गया। ऑर्डर ले जाने वाले मैसेंजर को भेस बदलना पड़ा, एक जासूस की तरह। हाँ, क्योंकि साफ निर्देश थे कि अगर फ्रीमॉन्ट लड़ाई शुरू कर चुके हैं तो ऑर्डर ना दिया जाए, है ना? हाँ, मैसेंजर ने दुश्मन के इलाके से आने का बहाना करके गार्ड्स को चकमा दिया और फ्रीमॉन्ट को ऑर्डर थमा दिया। और पश्चिम में ही नहीं, पूर्व में, ईस्ट में जनरल मैक्लेलन ने भी जीना मुहाल कर रखा था। मैक्लेलन ने आर्मी को तैयार जरूर किया, पर वो लड़ने से डरते थे। उनका अहंकार इतना था कि वो लिंकन को ओरिजिनल गुरिल्ला कहते थे। और जब लिंकन उनसे मिलने आते तो वो अक्सर उन्हें नजरअंदाज करके सो जाते थे, जिसे डॉजिंग ब्राउजिंग प्रेसिडेंट्स कहते थे वो लोग। मुझे हैरानी होती है कि लिंकन ने ये सब बर्दाश्त कैसे किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो हमें जीत दिला दें तो मैं उनके घोड़े को पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, एक नेता को कब अपने अपमान का घूंट पीना चाहिए और कब सख्त फैसला लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एडविन एम स्टैंटन है। स्टैंटन जो पहले लिंकन की घोर आलोचना करते थे। बिल्कुल, पर जब सेक्रेटरी ऑफ वॉर कैमरन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो लिंकन ने कैमरन को हटाकर स्टैंटन को वही पोस्ट दे दी, क्योंकि देश को उनकी काबिलियत की जरूरत थी। अपने सबसे बड़े आलोचक को मंत्री बना दिया। ये राजनैतिक समझदारी सच में लाजवाब थी, पर इन राजनैतिक और सैन्य चुनौतियों के बीच व्हाइट हाउस में एक ऐसा दुख आकर गिरा जिसने लिंकन को पूरी तरह तोड़ दिया, उनका निजी शोक। युद्ध की हारती हुई स्थिति चली रही थी कि व्हाइट हाउस में उनके बेटे विली और टेड बीमार पड़ गए। विली की मौत ने लिंकन को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने पढ़ा था कि वो बिल्कुल सदमे में थे और पहली बार उन्होंने प्रार्थना और धर्म का गहराई से सहारा लिया था। बच्चों के प्रति उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी कमजोरी
और ताकत दोनों था। और इसी भारी दुख के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आ गया, जिसे ट्रेंट अफेयर कहते हैं। हाँ, जहां अमेरिका ने एक ब्रिटिश जहाज से 2 कॉन्फेडरेट नेताओं को पकड़ लिया था, मेसन और स्लिडेल को। इंग्लैंड ने इस पर आपत्ति जताई और युद्ध की धमकी दे दी। देश की जनता चाहती थी कि उन बंदियों को ना छोड़ा जाए, पर लिंकन और उनके सेक्रेटरी सीवर्ड ने समझदारी दिखाई। लिंकन ने कहा कि हमें न्यूट्रल्स के अधिकार का सम्मान करना होगा, और उन्होंने दोनों को वापस कर दिया, जिससे इंग्लैंड के साथ एक नया युद्ध टल गया। सोचो, अगर 2 तरफ से युद्ध होता तो यूनियन का क्या हाल होता। यूनियन पक्का हार जाता। और इसी दौरान उन पर स्लेव्स को आजाद करने का यानी एमेंसिपेशन का भारी दबाव बनने लगा था। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? लिंकन का अपना एक अलग प्लान था, जिसे कॉम्पनसेटेड एमेंसिपेशन कहते थे, यानी सरकारी खजाने से पैसे देकर बॉर्डर स्टेट्स को मनाना कि वो स्लेव्स को धीरे धीरे आजाद कर दें। उन्होंने कार्ल शूज को न्यूयॉर्क भेजकर इस आइडिया पर एक बड़ी पब्लिक मीटिंग भी करवाई और माहौल बनवाया। कांग्रेस ने वॉशिंगटन डीसी में स्लेव्स को आजाद भी कर दिया। पर क्या बॉर्डर स्टेट्स माने? लिंकन ने तो उनके नेताओं से गुजारिश की थी कि उस लिवर को तोड़ दो जिसका फायदा दुश्मन उठा रहे हैं, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक ऐसी अजीब स्थिति आई जब उन्होंने सेनेटर्स की एक मीटिंग में यहां तक ऑफर कर दिया कि अगर वो उनका प्लान नहीं मान सकते तो वो रिजाइन कर देंगे और वाइस प्रेसिडेंट हैमलिन को चार्ज दे देंगे। उनके दिमाग में कितनी भारी उद्वेदन और द्वंद्व चल रहा था, ये लेनर्ड स्वेट के साथ उनकी मीटिंग से साफ दिखता है, जहां उन्होंने 3 चिट्ठियां पढ़ी थीं। हाँ, एक कट्टर एबोल्यूशनिस्ट गैरिसन का लेटर था जो तुरंत आजादी चाहता था, एक बॉर्डर स्टेट के सपोर्टर डेविस का था जो चेतावनी दे रहा था कि आजादी मिली तो वो दुश्मन से जा मिलेंगे, और एक स्विस नेता का था जो बता रहा था कि यूरोप क्या चाहता है। ये लेटर्स दर्शाते हैं कि फैसला लेना कितना असंभव हो रहा था। अंत में जब मैक्लेलन की आर्मी हार कर पीछे हट गई, तब लिंकन को समझ आ गया कि अब आखिरी रास्ता यही है कि वो एक अवेलेबल कार्ड खेलें, यानी मिलिट्री एमेंसिपेशन। दुश्मन को तोड़ने के लिए आजादी का हथियार इस्तेमाल करें। अगर हम इसको समेटें तो इस विश्लेषण से साफ होता है कि अब्राहम लिंकन का पहला साल केवल सेना को आदेश देने का नहीं था, बल्कि अपने ही अहंकारी मंत्रियों को हैंडल करने, एक नाकाम होती आर्मी के बीच खड़े रहने और अपने बेटे को खोने के दुख को पीने का था। उन्होंने अपने अहंकार, गुस्से और निजी शौक को दरकिनार करके सिर्फ ये देखा कि देश के लिए सबसे बेहतर क्या है। अंत में एक ऐसी बात छोड़नी है जिस पर किसी को भी गहराई से विचार करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर उस वक्त बॉर्डर स्टेट्स ने लिंकन की कॉम्पनसेटेड इमेंसिपेशन यानी मुआवजे के बदले आज़ादी की पेशकश मान ली होती तो क्या होता? तो क्या शायद अमेरिका का सबसे खूनी युद्ध उतनी जल्दी रुक जाता? और अगर वैसा होता तो आज़ाद किए गए स्लेव्स और आम जनता का आपसी रिश्ता आज कैसा होता? ये एक ऐसी स्थिति है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि कभी-कभी अहम मोड़ पर लिए गए छोटे फैसले पूरे देश का इतिहास हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इस पर सोचिएगा ज़रूर।